नमस्कार। भारत की तरक्की के पीछे ना एक ऐसा खजाना छुपा है जो जमीन के नीचे दफन है। और ये खजाना है हमारे खनिज संसाधन, यानी मिनरल रिसोर्सेस। ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो चलिए आज इस जमीन के नीचे छिपे खजाने को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये खनिज या मिनरल आखिर है क्या भला। फिर हम गोता लगाएंगे मेटालिक मिनरल्स की दुनिया में। इसके बाद हम उन खनिजों को देखेंगे जो हमें एनर्जी देते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि हम इस खजाने को आने वाले कल के लिए कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम खनिज शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई पत्थर, कोई धातु? असल में इसकी एक बहुत ही खास परिभाषा है। और इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए ये पहली सीढ़ी है। देखिए, किसी भी पत्थर को खनिज का दर्जा मिलने के लिए ना 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली, वो कुदरती तौर पर बना हो, किसी इंसान ने फैक्ट्री में ना बनाया हो। दूसरी, उसकी एक फिक्स केमिकल रेसिपी और बनावट हो, ठीक वैसे ही जैसे हर ताले की अपनी एक खास चाबी होती है। और तीसरी, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी लोग उसे खरीदने बेचने को तैयार हों। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तब जाकर हम उसे खनिज कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं खनिजों के सबसे चमकीले परिवार पर, यानी धात्विक खनिज या मेटालिक मिनरल्स। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो खनिज हैं जिनसे हमें लोहा, तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुएं मिलती हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की, कह सकते हैं, जान है। अब इस परिवार के भी आप कह सकते हैं 2 मेन हिस्से हैं। एक है लौह खनिज, यानी वो जिनमें लोहा होता है, जैसे कि आयरन ओर। और दूसरे हैं अलौह खनिज, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा और बॉक्साइट। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। और लौह अयस्क को यूं ही आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी नहीं कहते। जरा सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज, ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियां, अरे हमारे फोन के अंदर के छोटे छोटे पुर्जे भी, सब कुछ तो लोहे पर ही टिका है। और ये लोहा आता कहां से है? इसी अयस्क से। अब भारत में जो लौह अयस्क मिलता है, वो भी मेनली 2 तरह का है। एक है मैग्नेटाइट। ये है क्वालिटी का बादशाह, इसमें 70% तक प्योर लोहा होता है। और दूसरा है हेमेटाइट, जो क्वालिटी में थोड़ा कम पर क्वांटिटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब ये है क्वांटिटी का किंग। तो ये लौह अयस्क का खजाना है कहाँ? मेनली भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में। और हाँ, एक नाम जरूर याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खदान। यहां से जो हेमेटाइट निकलता है ना, उसकी क्वालिटी की दुनिया दीवानी है। चलिए अब अलौह खनिजों की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं बॉक्साइट की। कभी सोचा है कि किचन में जो एल्यूमिनियम फॉयल यूज होता है या जो कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है, वो बनती किससे? उसकी कहानी इसी बॉक्साइट नाम के पत्थर से शुरू होती है। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। तो भारत में बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? इस रेस में सबसे आगे है उड़ीसा, खासकर उसका कोरापुट वाला इलाका। और उसके बाद नंबर आता है गुजरात और झारखंड का। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट खनिजों और उनके ठिकानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जब बात आती है तांबे की, तो 2 नाम सबसे ऊपर हैं, मध्य प्रदेश का मलाजखंड और राजस्थान का खेतड़ी। और मैग्नीज के प्रोडक्शन में एक बार फिर ओडिशा ही टॉप पर है। अब तक तो हमने धातुओं की चमक दमक की बात की, लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो शायद चमकते नहीं, पर हमारे देश को मजबूती और एनर्जी देते हैं। तो चलिए अब इन गुमनाम नायकों से मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चूना पत्थर, यानी लाइमस्टोन। सोचिए, हमारे घर, हमारी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, ये सब सीमेंट से बने हैं। और उस सीमेंट का जो मेन रॉ मटेरियल है, वो यही साधारण सा दिखने वाला चूना पत्थर है। इसके बिना मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं एनर्जी के किंग, यानी कोयले की। आपको पता है, भारत का ज्यादातर कोयला लाखों करोड़ों साल पुरानी गोंडवाना चट्टानों में दबा हुआ है। ये तब की बात है जब डायनासोर भी नहीं हुआ करते थे। और जो कोयला हमारे यहाँ सबसे आम है, वो है बिटुमिनस टाइप का। भारत के कोयला मैप पर कुछ नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं, जैसे झारखंड का झरिया, यहाँ स्टील बनाने वाला सबसे बेस्ट कोकिंग कोल मिलता है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, जो भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। और साउथ में तमिलनाडु का नेवेली, जो लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, उसके लिए फेमस है। कोयले से आगे बढ़कर अब बात करते हैं काले सोने, यानी पेट्रोलियम की। भारत में तेल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी। इसकी शुरुआत हुई 1901 में
असम के डिगबोई से। आज की तारीख में समुद्र के बीच बना मुंबई हाई हमारा सबसे बड़ा तेल का सोर्स है, और भविष्य के लिए हमारी नज़रें टिकी हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन पर, जहां नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो हमने इन सारे ज़बरदस्त खजानों की बात तो कर ली, लेकिन अब एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल सामने आता है। ये सारे खजाने लिमिटेड हैं, मतलब एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? और यहीं से हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यानी इन्हें बचाने की, इनकी कंजर्वेशन की कहानी शुरू होती है। सवाल बहुत सीधा और थोड़ा डराने वाला है। जिन खनिजों को बनने में करोड़ों साल लगे, हम उन्हें कुछ ही 100 सालों में ख़त्म करते जा रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में दोबारा बन जाएगी। तो सवाल वही है कि अब आगे क्या? देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज़ में नहीं बल्कि कई सारे स्टेप्स में छिपा है। सबसे पहला और आसान कदम तो है रिसाइकलिंग, मतलब पुरानी धातुओं को पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल करना। दूसरा, हमें ऐसी माइनिंग टेक्नोलॉजी चाहिए जो स्मार्ट हो और जिसमें वेस्टेज कम से कम हो। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, हमें धीरे धीरे सूरज, हवा जैसे एनर्जी के नए सोर्स की तरफ बढ़ना होगा जो कभी ख़त्म नहीं होता। और अच्छी बात यह है कि इस बारे में सरकारी लेवल पर भी सोचा जा रहा है। साल 2019 में जो नेशनल मिनरल पॉलिसी आई थी, वो इसी सोच का एक नतीजा है। उसका मकसद यही है कि हम सस्टेनेबल माइनिंग करें, मतलब आज की ज़रूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ है विकास की तेज़ रफ्तार गाड़ी, जिसे चलाने के लिए खनिजों का ईंधन चाहिए, और दूसरी तरफ है हमारी जिम्मेदारी कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये ईंधन बचाकर रखें। तो इस रफ्तार और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, यही शायद हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर ज़रूर सोचिए।